पुस्तक चर्चा में विनोद सिल्ला का अभिवादन स्वीकार कीजिए। पुस्तक चर्चा में आज लेकर आया हूँ एक पुस्तक, ईश्वर के प्रतिनिधि। ये है लघु कविता संग्रह है जिसकी लेखिका हैं आशा खत्री लता। यह लघु कविता संग्रह आनंद कला मंच भिवानी से प्रकाशित है। इसमें पृष्ठ हैं 120, रचना है 102 और इसका मूल्य है 300 रुपये। यह संग्रह इन्होंने समर्पित किया है श्रीमान जगदीश मलिक जी को, जो संस्थापक हैं लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ के। और अधिकतर इस संग्रह की रचनाएं पशुओं को केंद्रित करके ही सृजित की गई हैं। और इस संग्रह की भूमिका एक आलेख के रूप में प्रोफेसर रूपदेव गुंजी ने लिखी है। इस संग्रह में विशेष यह है कि इस संग्रह के 10 लघु अध्याय बनाए गए हैं। दूसरे लघु अध्याय में 14 लघु कविताएं हैं, जबकि अंतिम में 8 हैं और बाकी सभी लघु अध्यायों में इनकी 10-10 रचनाएं शामिल हैं। इस संग्रह की अधिकतर रचनाएं पशु पक्षियों पर केंद्रित हैं और शेष रचनाएं प्रकृति पर केंद्रित हैं। कुछ रचनाएं आपके साथ साझी करूंगा। पहला लघु अध्याय है लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ। लावारिस पीड़ित पशु जिनका उपचार किया जाता है, जिनकी देखभाल की जाती है, जगदीश मलिक जी द्वारा स्थापित लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ में, उसी का एक चित्र प्रस्तुत करती एक लघु कविता आपके साथ साझी कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है परिवार का अंग। गांव में पशु होते हैं परिवार का अंग। गांव में पशु होते हैं परिवार का अंग, रखे जाते हैं उनके नाम सुंदरी, गोरा, सलोनी आदि। उनके सिर पुचकार कर, तन सहलाकर पूछा जाता है हाल उनका घर के हर सदस्य द्वारा। किसी दिन यदि ऐसा न हो तो लगता है कि वह दिन अधूरा अधूरा सा है, कि वह दिन अधूरा अधूरा सा है। गांव में ग्रामीणों का पशुओं के साथ अटूट बंधन होता है, अटूट रिश्ता होता है, अटूट नाता होता है। पशु ग्रामीणों बिना और ग्रामीण पशुओं बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही भाव इस लघु कविता के माध्यम से लेखिका ने प्रकट किए हैं। अगली लघु कविता है जो आपके साथ साझी करूंगा, देवतुल्य। मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है, महान भी। कुछ जीव के स्वाद को शक्तिशाली होने के उन्माद में करते हैं शिकार निर्दोषों का, कुछ बचाकर हो जाते हैं देवतुल्य।
कुछ बचाकर हो जाती हैं देवतुल्य। बिल्कुल सही कहा लेखिका ने। कुछ लोग पशुओं का शिकार करते हैं जीभ के स्वाद में, जाड़ के स्वाद में, और कुछ लोग उन्हीं पशुओं को बचाकर, पीड़ित पशुओं को, लावारिस पशुओं को बचाकर बन जाते हैं देवतुल्य। दो लोगों में तुलना की है लेखिका ने इस लघु कविता के माध्यम से। अगला लघु अध्याय है तीसरा, प्रकृति के संग। प्रकृति के संग लघु अध्याय में लेखिका ने करेले, तुलसी, भिंडी की बेल पौधे अपने आंगन में लगाए हैं। उनका वर्णन, प्रकृति का चित्रण लेखिका ने किया है। एक लघु कविता है इनकी, आनंद। करेले की 3 बेल लगाई, किंतु उनमें से एक ही संवर पाई, और उसी ने भर दिया मुझे प्रसन्नता से। घर में लगे करेले खाने के सुख से भी अधिक परिचितों को बांटने और उनसे प्रशंसा सुनने का आनंद, और उनसे प्रशंसा सुनने का आनंद। लेखिका ने बांटकर खाने में विश्वास जताया है। उसी भावना का यहाँ लेखिका ने अभिव्यक्ति की है। और करेले की बेल, एक करेल 3 में से एक ही लग पाई, और उसे एक ने भी इतने करेले दिए। ये खुद तो खूब इन्होंने करेले खाए, और पड़ोसियों को, प्रियों को, अपनों को करेले बांटे भी। अगली इनकी रचना है जो आपके साथ साझी करूँगा, गो लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ, अध्याय 4 से है। देवपुरुष। हमारे ही बीच हैं बहुत से व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण। ऐसे ही देवपुरुष देखे हैं मैंने, प्राण त्याग चुकी देहों को उठाते, अंतिम शरण सतली तक ले जाते, जिन्हें देखकर हम दूर से ही नाक सिकोड़ कर निकलते हैं। उन्हें वे अपने हाथों से उठाते हैं, उन्हें वे अपने हाथों से उठाते हैं। यहाँ उन व्यक्ति को ये देव पुरुष कहती हैं जो लावारिस पशुओं के मृत शव को दफनाने का या उनका प्रचलित विधि अनुसार निष्पादन करने का जो कार्य करते हैं, उनको लेखिका देव पुरुष कहती हैं। निसंदेह कहीं कोई पशु पक्षी जानवर मृत रास्ते में कहीं मिल जाता है तो लोग नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में देव पुरुष है जो इनके निष्पादन की व्यवस्था करता है, इनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। निसंदेह वह व्यक्ति देव पुरुष है। अगला इनका 5वां लघु अध्याय है ओकू। ओकू लेखिका का पालतू कुत्ता है, जिसके बारे में लेखिका ने एक लघु कविता के माध्यम से उसका घर में आगमन और नामकरण का वर्णन किया है। लघु कविता का शीर्षक भी है नामकरण। ओस्कर नन्ही चिन्नू के लिए लाया गया था। कुत्ते का नाम ओस्कर है। ओस्कर नन्ही चिन्नू के लिए लाया गया था, उसी ने उसका नामकरण ओस्कर किया। और मैंने इतना बड़ा नाम लेने में असमर्थता जताते हुए उसे ओकू कहकर पुकारा। चीनू ननिहाल से अपने घर चली गई और ओकू मेरे नाम हो गया।
इस लघु अध्याय की लगभग सभी लघु कविताएं ओक्कू को केंद्रित करके लिखी गई हैं। लेखिका इन लघु कविताओं में ओक्कू की स्वतंत्रता को लेकर भी चिंतित है। लेखिका चिंतन मनन करती हैं कि ओक्कू हमारे घर में रहता है, जिसे हमारी व्यवस्था के अनुसार, हमारे अनुसार रहना पड़ता है। वह अपने मन मुताबिक स्वतंत्र नहीं है, हमारे दिशा निर्देश में उसको रहना पड़ता है। अगर लेखिका उनको स्वतंत्र छोड़ भी दे तो बाहर के आवारा कुत्ते उसको स्वतंत्रता पूर्वक रहने नहीं देंगे, उसका नुकसान करेंगे। इन बातों को लेकर चिंतन मनन करती हैं लेखिका। छठा जो अध्याय है वो भी ओक्कू 2 के नाम से है, ओक्कू 2, जिनकी एक लघु कविता आपके साथ साझी करना चाहूँगा। वात्सल्य की भूख। ओक्कू सुबह उठते ही बाहर भागना पसंद करता है। फिर उसकी इच्छा होती है कि मैं उसे सहलाऊं, गोद में उठाऊं। जब तक मैं ऐसा नहीं करती, यह अपनी पसंद की चीज़ों को भी मुंह नहीं लगाता। मैं सोचती रह जाती हूँ कि क्या एक मानव दूसरे मानव से इतना प्यार कर सकता है? क्या एक मानव दूसरे मानव से इतना प्यार कर सकता है? लेखिका ने ओक्कू के प्राकृतिक प्रेम, विशुद्ध प्रेम का वर्णन यहाँ किया है। दरअसल विशुद्ध प्रेम प्रकृति से ही मिलता है। प्रकृति के अवयवों से, पशुओं से, पक्षियों से, वह विभिन्न अवयवों से ही हमें विशुद्ध वास्तविक प्रेम मिलता है। मानव का प्रेम तो सर्वदा स्वार्थपूर्ण प्रेम है। वह अपने ज़रूरतों के मुताबिक प्रेम करता है, ज़रूरतों के मुताबिक ही उसका प्रेम शुरू होता है और ज़रूरतों के मुताबिक ही उसका प्रेम खत्म हो जाता है। अगला है लघु अध्याय 7, मिट्टी। इस लघु अध्याय की लगभग सभी लघु कविताएं मिट्टी को समर्पित हैं। वो चाहे वतन की मिट्टी हो, घर की मिट्टी हो, गांव की मिट्टी हो, शहर की मिट्टी हो, अपने क्षेत्र की मिट्टी हो। मिट्टी के विभिन्न रूपों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। उनमें से एक लघु कविता आपके साथ साझी करना चाहूँगा। मिट्टी का अनूठापन। पाँव तले कुचली जाकर भी जो और सुंदर होती है, कितनी अनूठी है यह मिट्टी, जो प्रतिपल नव रूप में ढलने को तत्पर रहती है। और इसके लिए कितना मर्दन, कितना विचलन सहती है, और कितना मर्दन, कितना विचलन सहती है। निसंदेह मिट्टी कुचली जाए, मसली जाए, दबाई जाए, कूटी जाए, पीटी जाए, फिर भी मिट्टी हमें आश्रय देती है, रहने के लिए आधार देती है, खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, हमें प्राणवायु देती है। सब कुछ वतन की मिट्टी देती है। सब मिट्टी के विभिन्न रूपों का इस अध्याय की लघु कविताओं में लेखिका ने वर्णन किया है। लघु अध्याय 8 है, जिसका शीर्षक है भोर। इस अध्याय की लघु कविताओं में लेखिका ने भोर के समय की वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति के नज़ारों का, प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है लेखिका ने। उनमें से एक लघु कविता मैं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। सुरमय वातावरण। भोर में पक्षी वृंद का कोलाहल, सुरीले संगीत सा, मनहर गीत सा, ओस के कणों में दिखती रवि की छाया में, तादात में स्थापित, तारतम्य स्थापित
करता सा सम्मोहित कर लेता है। सैर पर निकले आवागमन करते लोगों को, आवागमन करते लोगों को। अमृत वेला में जो प्रकृति हमें सौगातें देती हैं, पक्षी कलरव करते हैं, पक्षी दाना चुगा लेने के लिए निकलते हैं, पक्षी वृंद कलरव करते हैं। उनका कलरव सुरीला संगीत सा लगता है, मनहर गीत सा लगता है। लेखिका ने भोर के समय का कलरव का, पक्षियों का बहुत सुंदर चित्रण इस लघु कविता के माध्यम से किया है। इस लघु कवि अध्याय में लगभग सभी भोर के समय में जो जो दृश्य दिखाई देते हैं, उन सभी दृश्यों का चित्रण करने का लेखिका ने सुंदर प्रयास किया है। अगला अध्याय है नवजीवन। इस नवजीवन अध्याय में लेखिका ने कुत्ता, बछड़ा, बंदर, नीलगाय सहित अनेक पशुओं, जीवों के बारे में वर्णन किया है। आरोग्य की ओर एक लघु कविता है इसी अध्याय की। आरोग्य की ओर। दुर्घटना में घायल वह नन्हा सा बछड़ा, दुर्घटना में घायल वह नन्हा सा बछड़ा, खड़ा था अकेला, दृष्टि पड़ गई भद्रजन की उस पर, ले आए सैकड़ों मील दूर उसे अपनी उपचारशाला में। अब वह स्नेह दवा संभाल पा आरोग्य की ओर अग्रसर है, आरोग्य की ओर अग्रसर है। कुत्ता, बछड़ा, बंदर, नीलगाय, इन सभी जीवों को जगदीश मलिक जी की लावारिश पीड़ित पशु सेवा संघ में सेवा शुश्रूषा हुई है, उपचार मिला है। उन सभी गतिविधियों का यहाँ लेखिका ने लघु कविताओं के माध्यम से सुंदर चित्रण किया है। अंतिम लघु अध्याय है गली के कुत्ते। इसमें ये सभी संग्रह की 10 लघु कविताएं कुत्तों को या प्रकृति को केंद्रित हैं। इनमें से एक लघु कविता मैं आपके साथ साझी करना चाहूँगा। मजदूरों के बच्चे। गार से सने मजदूरों के बच्चे, इधर उधर से बटोर कर सामान बना रहे थे डाहरा पिल्लों के लिए। भयंकर सर्दी से बचाने को बिना अपनी परवाह किए आज छुट्टी का दिन यूं बिताया उन्होंने। मजदूर बच्चों का, गरीब बच्चों का, अभावग्रस्त बच्चों का, जीवों के प्रति सने यहाँ प्रस्तुत किया है, जो पिल्लों के लिए, पिल्लों को सर्दी से बचाने के लिए ढारा बना रहे हैं। ढारा गांव में आंचलिक शब्द है, स्थानीय शब्द है। बहुत से लोग ढारा शब्द को नहीं समझ पाएंगे। ढारा पशुओं को सर्दी से, गर्मी से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए घास फूस से एक ऐसी जगह बनाई जाती है जिसमें पशुओं की सर्दी से बचाव हो सके और गर्मी के समय लू से, धूप से, गर्मी से पशुओं को बचाया जा सके। तो मज़दूरों के बच्चों ने भी पिल्लों के लिए एक ढारा बनाया जिसमें पिल्ले सर्दी से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इस संग्रह की सभी लघु कविताएं बहुत सुंदर लगी, प्रकृति से प्रेरित लगी, जीव जंतुओं की सेवा शुश्रूषा करती सी प्रतीत हुई। मुझे यह संग्रह वास्तव में बहुत लाजवाब लगा और आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए लेखिका से या फिर आनंद कला मंच भिवानी से यह लघु कविता संग्रह ईश्वर के प्रतिनिधि
लेकर अवश्य पढ़ें, निसंदेह आपको भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ विनोद सिल्ला को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा किसी अन्य पुस्तक के साथ।